आओ अरुष, अंदर आ जाओ। शहीर मामू का कमरा और तुम्हारा भी, सॉरी घर का माहौल कुछ अजीब सा है। तुम्हारा वेलकम ठीक से नहीं हुआ, वरना शहीर मामू की शादी तो बहुत धूमधाम से होने वाली थी। वैसे माइंड मत करना, मैं उन्हें मामू कह रही हूँ, वो रिश्ते में मेरे मामू ही लगते हैं। आओ ना, यहाँ बैठो। एक बात तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? वो उसे बेड पर बिठाते हुए उससे पूछने लगी, जबकि वो खामोशी से उसके साथ कमरे में आ गई थी। तो उसे समझ जाना चाहिए था कि यकीनन वो उसे पहचान भी चुकी थी। उसने हाँ में सर हिलाया और उसे बस इतना बताया कि वो उसे पहचानती है। कसम से उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम शहीर मामू की बीवी बनकर हमारी ज़िंदगियों में शामिल होगी। उस वक्त तो हम लोग ज़बर मामू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि तीसरे नंबर पर उनकी बारी है ना, मगर चौथे नंबर वाला यहाँ बाजी ले गया। खैर कोई बात नहीं, प्लीज़ बाबा की बात का बुरा मत मनाना, वो थोड़े परेशान है। इज़ू अस्पताल में और दादी भी, उनकी वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। इस घर में सब एक दूसरे से मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ रहते हुए तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा बहुत जल्द। वो प्यार से उसका दिल से हर तरह की बदगुमानी को दूर कर रही थी, क्योंकि बाबा जिस तरह से नाराज़ होकर अंदर गए थे, यकीनन वो यही समझी होगी कि उसका यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आया। तुम बहुत लंबे सफ़र से आई हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शहीर मामू तो यकीनन अब रात वहीं पर रुकेंगे, उनकी वापसी सुबह ही होगी। वो उसे तफसील बता रही थी, जबकि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। नींद तो उसे सच में बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। उसे बार बार बाबा की याद आ रही थी। बाबा ऐसा कैसे कर सकते थे उसके साथ? ऐसा उनका एतबार ऐसा कच्चा कैसे हो सकता था कि किसी गैर ने आकर जो कुछ कह दिया, बाबा ने उस पर यकीन करने की बजाय उस गैर शख्स पर यकीन कर लिया। वो बेड पर बैठी यही सब सोच रही थी जब इबादत खाना लेकर वापस आ गई। भूख तो उसे भी लगी हुई थी, इसीलिए बिना कुछ भी कहे उसने इबादत के हाथ से खाना ले लिया। इस घर में कितने लोग रहते हैं? कुछ सोचते हुए उसने पूछा। ज़्यादा तो नहीं रहते, बस बाबा मामा, चाचा चाची, दादी, इज़ू, मैं, जोरिश भाभी, शहीर मामू, ज़बर मामू और बारिक मामू, बस इतने ही लोग हैं। उंगलियों पर गिनकर उसे एक सेकंड में वो सबका बता चुकी थी। उसके अंदाज पर वो हैरानगी से उसे देख रही थी। इतने सारे लोग हैं और वो बस इतने से कह रही थी, मतलब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है? वो कुछ सोच कर बोली, हाँ जॉइंट फैमिली, हम सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। इबादत बहुत खुशी से उसे बता रही थी। अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने बाबा के साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुझे नहीं रहना आता। मेरे लिए हो सकता है ये मुश्किल हो। वो कुछ परेशानी से बोली तो इबादत मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गई। अरे तुम बेकार में इतना सोच रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करना। और वैसे भी हमारे घर का माहौल ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल एडजस्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। बस सबका मूड समझ कर बस सबका मूड समझ जाना। बाबा और चाचा थोड़े ओल्ड फैशन है, मतलब सख्त तबीयत के हैं, कभी कभी और गुस्सा कर जाते हैं, और उनकी गुस्सीली तबीयत की वजह से बारिक मामू उन्हीं पर गए हैं। लेकिन अगर तुम्हें बारिक मामू से कुछ भी मनाना हो तो जोरिश भाभी हमेशा तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहेंगी। बाकी ज़बर मामू का गुस्सा, उफ तोबा, जब उन्हें भूख लगती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, गुस्सा उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा आता है। वैसे बारिक मामू के सामने किसी का गुस्सा चलता नहीं है, लेकिन ज़बर मामू का गुस्सा इस घर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद शहीर मामू तो इस घर के मोस्ट कूलेस्ट पर्सन है। वो इस ख़ानदान की चमचेरी के नाम से मशहूर है। हमारे प्यारी सीज़ा उसामा शाह, उसे किसी तरह का कोई राज मत बताना, बात इधर से उधर हो जाती है। जब तक वो राज खोल ना दे उसके पेट में दर्द रहता है। लेकिन तुम उसकी भाइयों की कसम देकर उसे कुछ भी बता सकती हो। बाकी मेरे ख्याल में तुम्हारी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती जोरिश भाभी से होगी, क्योंकि देवरानी जिठानी वाली दोस्ती तो अलग लेवल की दोस्ती होती है ना। बाकी अब मैं मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ से जाऊँगी ताकि तुम आराम कर सको, वरना शहीर मामू क्या कहेंगे, मैंने उनकी बीवी को आराम ही नहीं करने दिया। वो प्यार से उसे कहती उसके करीब से उठकर बर्तन लेकर बाहर निकल गई, जबकि वो ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर में वो किस तरह से एडजस्ट होगी। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, उसकी दुनिया तो सिर्फ उसके बाबा पर आकर ख़त्म हो जाती थी। इतने सारे लोग, इतना बड़ा ख़ानदान उसके लिए मुश्किल हो सकती थी और बहुत ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन उसके बाबा ने कहा था कि उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। वो अपने बाबा को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। हाँ, लेकिन उस शख्स के साथ निभाह करना भी उसके लिए मुश्किल था जो उसकी पाक दामनी पर इतना बड़ा दाग लगा गया था। इज़ू मेरा बच्चा, वो दादी से मिलकर सीधा उसके कमरे में आया था। दादी को सोते छोड़कर ज़बर भी उसके साथ ही यहाँ इज़ा के कमरे में आ गया था, जहाँ वो टीवी ऑन किए बारिक और ज़र्रान से नखरे उठवा रही थी। क्या हुआ? इसे बाजू पर ज़्यादा चोट लगी है? वो परेशानी से उसे देखने लगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। ज़र्रान ने उसकी परेशानी दूर की।
तुम कहाँ थे? अब मुझे बताओ कि क्या हुआ? तुम तो यहाँ पर कोई टूर्नामेंट खेलने गए थे ना? कराची कैसे पहुँच गए तुम? बारिक ने उसकी क्लास लगाना शुरू की। बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाए मत, मेरे कान में भी दर्द हो रहा है। उसने बारिक को देखते कहा तो ज़बर और ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। हाँ भैया, बच्ची को दर्द हो रहा है, हम घर चलकर बात करते हैं ना इस बारे में तफसील से। फ़िलहाल हमें अपनी इज़ू का ख्याल रखना होगा। वो फ़ौरन इज़ू के साथ आकर बैठ गया। बात तो मैं क्या ही करूँगा, तुम तो घर चलो बेटा, तुम्हें ठीक करता हूँ। वो गुस्से से उसे घूर कर बोला, मुझे लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए। इतनी चोट लगी है मुझे, इतना दर्द है, हड्डियाँ भी टूट गई हैं मेरी सारी, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ने और मारने कटने की बातें कर रहे हैं। वो रूहान सी अंदाज में बोली, इज़ू मेरी जान, इसने गलती की है। बारिक ने परेशानी से कहा, अब तो माफ़ी हो गई ना, मुझे दर्द हो रहा है। वो दांत दिखाते हुए बोली तो बारिक नफ़ी में सर हिला गया। इसे बोल दो कि आज के बाद इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा, तब माफ़ी होगी इसकी ये गलती की। बारिक जैसे शर्तिया बोला था, हाँ तो बार बार गलतियाँ थोड़ी ना करेंगे, ये तो मेरे प्यारे से भैया हैं, ये गलतियों से सीखते हैं ना आप इन गलतियों से। और मेरी जैकेट को छोड़ो इज़ू, मैं तेरी भाभी लेकर आया हूँ। वो आंख दबाकर बोला, क्या मतलब? उसके साथ बैठा ज़बर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि इज़ा तो मुंह खोले उसे घूर कर रह गई। हाँ वो मैंने निकाह कर चुका हूँ, पापा को पता चल गया, अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया। दुआ करें मेरा ये मामला हल हो जाए। वो उनकी तरफ देखते बोला, जबकि वो सभी हैरानगी से उसे देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा शहीर? किससे निकाह कर लिया? लड़की कौन है? कहाँ छोड़ कर आए हो उसे? वो परेशानी से पूछने लगा था। छोड़ कर कहाँ आऊँगा भैया, अपने साथ लेकर आया हूँ, निकाह किया है मैंने उसे, घर छोड़कर सीधा यहाँ आया हूँ। वो उनकी तरफ देखते हुए बताने लगा, है कौन ये भी तो बताएं। इतने अरमान थे मेरे, कितनी धूमधाम से शादी करनी थी, डिज़ाइनर लहंगा लेना था, ऐसे कैसे शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को, मेरी सारी रस्में किधर गई? ऐसे नहीं हो सकती शादी, ऐसे नहीं हो सकती ना शादी। बारिक भैया ख़त्म करें इस शादी को, मैं बगैर नेक दुल्हन को अपने घर में नहीं आने दूंगी। इज़ू को अपना दुख खाए जा रहा था। अरे यार तुम ले लेना ना अपनी सारी रस्मों के नेग, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हालात कुछ ऐसे हो गए थे भैया के निकाह करना पड़ा मुझे, और वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से हम, लेकिन फिर बीच में उसका कज़न आ गया, तो उसका कज़न एक नंबर का बेगैरत था। उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया और उसके बाबा की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ, बल्कि उसके बाबा की पूरी रजामंदी से हुआ है। मज़ीद कोई मसला ना हो, परेशानी ना हो या बात ना बिगड़े, इसलिए उसी वक्त ही निकाह करके उन्होंने अपनी बेटी को रुखसत करके मेरे साथ भेज दिया। बाकी वो अपने भाइयों का और अपने मामलात का खुद तय कर लेंगे। उसने जैसे तैसे कहानी बनाकर पेश कर दी, लेकिन फिर भी बिना किसी को पता चले, बिना किसी तरह की रस्म के ऐसे कैसे निकाह हो गया? और तुम दुल्हन को ले क्यों आए हो शहीर? शादी का एक तरीका होता है, हमारे ख़ानदान बरादरी थोड़ी नहीं है सबको बताना होता है निकाह के बारे में। तो अब बता देंगे भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं सारे मामलात हल कर लूँगा। फ़िलहाल मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। उसने बारिक को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ शहीर, तुम किसी से मोहब्बत करते थे, तुमने उससे शादी कर ली, लेकिन फिर भी रस्म तो होगी ना, और अगर बाबा नाराज़ हैं तो फिर मसला हो जाएगा। तुम्हें बाबा को सारी बात बतानी चाहिए थी ना, बाबा को आप समझा लीजिएगा बारिक भैया। वैसे भी वो हम सबसे ज़्यादा आपकी बात सुनते हैं, और बाकी जो जो रस्म करनी है वो सब हम करेंगे, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे से होगा। बस हमारी इज़ू ठीक तो हो जाए ना, फिर देखिएगा धूमधाम से वलीमा करेंगे। ज़र्रान भी शहीर का साथ देते हुए बोला, और बाकी सारी रस्में भी जिसमें लड़के की बहन को पैसे मिलते हैं। वो फ़ौरन बोली, हाँ हाँ मेरी जान, वो सारी रस्में भी। वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोले तो वो खुश हो गई, जबकि बारिक ने भी बाबा को मनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो बेड पर लेटा सामने तस्वीर को देख रहा था। उसकी निगाहों में किसी तरह की हवस नहीं थी और ना ही उसकी सोच में कुछ गलत था। वो बस उसे देख रहा था, चाहत भरी नज़रों से, मोहब्बत भरी नज़रों से। वो उसे हासिल करना चाहता था एक रात के लिए, लेकिन अब उसका लालच बढ़ चुका था। उसकी ख्वाहिश ज़िंदगी भर के लिए जाग रही थी। हाँ वो सारी ज़िंदगी के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। वो लड़की चंद ही लम्हों में उसकी दुनिया बन गई थी, उसके जीने की वजह बन गई थी, और अब वो उसके बगैर नहीं रहना चाहता था। वो जल्द से जल्द उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था, और ऐसा तभी मुमकिन था जब वो उससे शादी कर ले। हाँ उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे उससे शादी करनी थी, और उसे इस चीज़ पर कोई एतराज़ ना था। हाँ वो दामियार शाह की ज़िंदगी में शामिल होने के काबिल थी। हाँ वो इसी काबिल थी कि उसे इस दुनिया की शहज़ादी बना दिया जाए।
और वो उसे बना देना चाहता था शहज़ादी। हाँ, वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था हमेशा के लिए। कल तक उसे लगता था औरत ज़ात कभी वफ़ा नहीं करती। उसकी दादी भाग गई थी, उसकी माँ एक तवाइफ़ थी, उसने खुद पैसों के लिए औरतों को बिकते देखा था। लेकिन इज़ा अलग थी, वो सबसे अलग थी। वो इज़्ज़त पर मर मिटने वाली लड़की थी। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। वो अपनी जान की बाजी खेल गई थी सिर्फ उस शख्स से अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए। वो मोहब्बत के काबिल थी, वो मोहब्बत के काबिल थी, इज्जत के काबिल थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत के लिए उसके दिल में इज्जत का जज्बा पैदा हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही पैदा हुआ था। वो लड़की जो अपनी इज्जत की खातिर मर मिटने को तैयार थी। उसकी तरबियत कितनी आला थी, वो कितनी अजीम माँ की बेटी थी, वो उसके लिए बेहद ख़ास थी। और अब वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर चुका था। वो उससे शादी करना चाहता था, उसे सारी ज़िंदगी के लिए अपने नाम के साथ जोड़ लेना चाहता था। बहुत सोचते हुए उठकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुबश्शिर, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। वो बाहर आते हुए सामने सोफ़े पर आकर बैठा तो मुबश्शिर भी भागम भाग उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी साहब जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? वो मैंने शादी करने का फ़ैसला किया, इसलिए मुझे ये जानना है कि ये रिश्ता किस तरह से लेकर जाया जाता है। मतलब अगर मैं शादी करना चाहूँ तो मुझे किस तरीके से शुरुआत करना होगी इन सब चीज़ों की। वो टांग पर टांग जमाता चाय का कप उठाकर लबों से लगा चुका था। जनाब, रिश्ता तो लेकर घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपको रिश्ता लेकर जाना है तो आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो जाकर बात करता है। लेकिन यहाँ हमारे घर में तो कोई बुजुर्ग है ही नहीं, बड़े बुजुर्ग कहाँ से बात करें? तो दादी जी है ना, मेरा मतलब है बड़ी तो वो ही है ना। उसके घूरने पर वो बात संभालते हुए बोला, हाँ तो तुम ठीक कह रहे हो। बड़ी तो वही है, लेकिन मैं तो उन्हीं की पोती का रिश्ता लेकर जाऊंगा ना। तो वो मेरे रिश्ते तो वो मेरे लिए रिश्ता कैसे मांग सकती हैं, बल्कि रिश्ता उन्हीं के पास जाएगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, साहब आप ऐसा करें कि आप सीधा दादी के पास जाकर उनसे बात करें। उनसे कहें कि आप इज़ा जी से शादी करना चाहते हैं। वो आपसे मोहब्बत करती हैं तो आपकी ख्वाहिश की खातिर हाथ पैर तो मारेंगी ही ना। वो उसे मशवरा दे रहा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो अपनी बेड़ मसलते हुए आखिर फैसले को पहुंच ही गया। आओ दामियार बेटा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो, चलो ना। यकीनन तुम ईसा से मिलने आए हो, आओ उससे मिल लो। आज हमारी बच्ची अगर ज़िंदा है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम वहाँ ना होते तो ना जाने आज क्या हो चुका होता। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए कर्जदार हो गए हैं। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ईज़ा हम लोगों की ज़िंदगियों में क्या है। 4 बेटों के बाद बेटी की उम्मीद तो जैसे थी ही नहीं। फिर अल्लाह के करम से ईज़ा पैदा हुई तो तुम सोच नहीं सकते कि ईज़ा के भाइयों की खुशी की इंतहा क्या थी। तुम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि उसके चारों भाई उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस तरह का हादसा हमारी ज़िंदगियों को हिला कर रख गया है। तुम अगर वहाँ मौजूद ना होते तो शायद आज हमारी इज़ू ज़िंदा ही ना होती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी, जबकि दामियार कुछ शर्मिंदा हो रहा था। कल बड़ी मुश्किल से मुबश्शिर उसे अपने साथ लेकर गया था, और आज सुबह सुबह ही वो यहाँ आ गया था। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि ईज़ा ने उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन क्यों? ये तो उससे मिलकर ही उसे पता चलना था ना। हाँ, लेकिन ईज़ा ने कुछ बताया क्यों नहीं, वो ये सोचकर हैरान ज़रूर हुआ था। नहीं आंटी प्लीज़, आप इस तरह से तो ना कहें। अगर मेरी जगह कोई और वहाँ पर होता तो यकीनन वो भी ऐसा करता। हाँ शायद, लेकिन ये नेकी तो तुम्हारे नाम की है ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर चलने को कहा तो इस दफ़ा वो अंदर आ गया था।